आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। और 2016 बिहार बोर्ड परीक्षाओं कक्षा 10वीं में यह सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और आज के क्लास में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2016 और 2017 के पेपर में आया है वह सभी प्रश्नों के आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर 2016 और 2017 में पूछे गए प्रश्नों को आप लोग कर लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थी को पता चल पाएगा कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में किस प्रकार का प्रश्न आते हैं। और सभी क्वेश्चन पढ़ना इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सभी क्वेश्चन के लगभग आज के क्लास में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आज का क्लास आप लोग कर लेते हैं तो इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा, यह हमारा गारंटी है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन 50% कहाँ से रहता है, तो 50% प्रीवियस ईयर यानी PYQ प्रश्न रहता है। MCQ जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही प्रश्न 50% आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और रिपीट भी वही क्वेश्चन से करता है बार बार। और आज के क्लास में वैसा ही प्रश्न है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। और आपसे विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट यह है कि आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, इस चैनल को अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और एक क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा आप सभी विद्यार्थी, और सभी क्वेश्चन को लास्ट तक वीडियो को देखकर जरूर कर लीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में रिपीट करेगा, यह हमारा गारंटी है 100%, क्योंकि आता है प्रश्न सभी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और 2016 में पूछा गया था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। और यही क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। क्या किया था, तो फर्स्ट यानी एक ही नंबर में पूछा था 2015 के पेपर में। किस पेपर में, तो 2015 के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। 2015 के पेपर में आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा यही क्वेश्चन आया था फर्स्ट बार में। और देख लीजिए 2016 के भी पेपर में आ गया है। तो देखिए कितना ज़्यादा रिपीट करता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 1 का राइट आंसर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। और एक क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया। और क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, और बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। तो ये भी क्वेश्चन सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 और 12 के पेपर में। और तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। और एक आपके लिए एक बहुत बड़ी यह बात है कि आप सभी विद्यार्थी 2015 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2014 और 2012, 2013, 2011 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, तो इस चैनल पे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, इसका लिंक होगा तो होगा, नहीं तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर उसे भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है। तो आप सभी विद्यार्थी जाकर उसे भी कर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। तो यह कब हुआ था, तो यह 1920 ईस्वी में हुआ था। 2 का राइट आंसर डी होगा, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विघटन यानी स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विघटन 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कि केवी हेडक्वार्टर के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और 1885 में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में ईस्वी में।
और किसने किया था? तो ये हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो आप लोग उसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन आपके पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में आएगा। यह 3 नंबर वाला प्रश्न पक्का आएगा, तो जरूर इसे याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक खत्म होता है। 3 का राइट आंसर बी होगा। 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है भारत में वित्तीय वर्ष। तो आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 4 नंबर में, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत लंबा है। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सोने की आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सोने की आभूषण की शुद्धता को पहचानने के लिए, यानी शुद्ध सोना है कि नहीं पहचानने के लिए किसका हमें आवश्यकता पड़ता है? तो हॉलमार्क देखना पड़ता है। क्या? तो हॉलमार्क देखना पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। 4 का हॉलमार्क देखना पड़ता है कि वह सोना असली है या नकली है। तो वही देखना पड़ता है, हॉलमार्क। और एग मार्क किस पर होता है? तो एग मार्क कृषि से संबंधित सामानों पर होता है। किससे? तो कृषि से जितने भी खाने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं उस पर एक मार्क लगा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा क्या होता है? तो वैसा आपदा जो मानवों के द्वारा घटित होता है, जो मानव के गलतियों के कारण होता है, वह मानव जनित आपदा कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन कौन सा है। तो सांप्रदायिक दंगा कौन फैलाता है? तो मानव फैलाता है। महामारी कौन? यह 29 कुछ नहीं है, आप लोग इसे काट दीजिएगा। महामारी कौन फैलाता है? तो महामारी मानव फैलाता है। आतंकवादी कौन बनता है? तो आतंकवादी मानव ही बनता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा। इनमें से सभी होगा, क्योंकि यह सभी मानव के गलतियों के कारण होता है और मानव के द्वारा होता है और मानव ही करता है, इसलिए यह सभी मानव जनित आपदा होगा। और हमसे क्वेश्चन में भी वही पूछा है। तो 5 का राइट आंसर डी होगा। और प्राकृतिक आपदा क्या होता है? तो प्राकृतिक वैसा आपदा जो प्राकृतिक के द्वारा हो, जो मानव के द्वारा बिल्कुल नहीं हो, प्रकृति के द्वारा दिया गया हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया और सुनामी हो गया। यह सभी के सभी क्या है? तो यह सभी के सभी प्राकृतिक आपदा होते हैं। तो आप लोग उसे भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? और यह भी क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। 2015 के पेपर में आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न था कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। और ये भी सब तो आप लोग समझिएगा सभी क्वेश्चन को, कि आपके एग्जाम में वही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिछले बार पूछा जा चुका है वही सभी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में। तो हमसे पूछा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता बिल्कुल नहीं है, वर्षा की अधिकता है। 6 का राइट आंसर सी होगा। वर्षा की अधिकता, यानी जब ज़्यादा वर्षा होगा तब ही नदियों में बाढ़ आएगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे बारिश के महीने में यानी वर्षा अधिक होता है तो नदियों और क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ आने का कारण भी क्या है? तो वर्षा की अधिकता, यानी जब वर्षा ज़्यादा होगा तभी बाढ़ आएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 2026 के पेपर में पक्का पूछेगा यह क्वेश्चन, जरूर इसे याद कर लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। यह क्वेश्चन आएगा कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। 7 का राइट आंसर सी होगा। उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। और हमारे यहाँ क्या होता है? तो हमारे यहाँ कृषि की जाती है तो एक ताल में किया जाता है, जैसा कि जिस तरफ चाहे जुताई उस तरफ कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पहाड़ी इलाकों यानी उत्तराखंड राज्य में कृषि होता है वह गोलाकार यानी वृत्ताकार रूप में होता है। कि किस रूप में? वृत्त के आकार रूप में खेती किया जाता है। क्यों? तो वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी नहीं अड़ता है। जब पानी नहीं अड़ेगा, जब यहाँ पर पहाड़ है और जब इसमें जुताई करेंगे तो पानी पहाड़ से नीचे ढुल जाता है। क्या होता है? तो पानी पहाड़ से नीचे चली जाता है, जिसके कारण वह वृत्ताकार रूप में यानी गोल गोलाकार में गोलाकार में खेती की जुताई करता है, गोल गोलाकार में, ताकि पानी अड़ पाए। क्या हो? तो ताकि पानी पहाड़ पर अड़ पाए, इसीलिए वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर वहाँ पर खेती किया जाता है। यानी उत्तराखंड राज्य में पहाड़ी इलाके जितने भी होते हैं उनमें वृत्ताकार रूप से गोल गोल आकृति बनाकर खेती की जाती है ताकि पानी अड़ पाए। तो
विद्यार्थी समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है, तो उत्तराखंड राज्य में। आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, और ये भी क्वेश्चन 2013 और 14 के पेपर में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यह सभी क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन 2024 के भी पेपर में आया है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे भी। तो देश के भारत को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जो कि यह चारों ऑप्शन क्या है, तो यह चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत। क्या है, तो भगत सिंह दिया है, क्या दिया है, महात्मा गांधी दिया है, सुभाष चंद्र बोस दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती दिया है। ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने ही क्या किया था, तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। आपके ऑप्शन में यह देगा, आप लोग याद रखिएगा कौन देगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देगा। और हमारा राइट आंसर भी 8 का पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यह चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था 1900 कब, तो 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रावी नदी के तट पर तिरंगा यानी झंडा को फहराया था। तो आप लोग याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सा आ जाएंगे, तो आपसे अभी विद्यार्थी से बनना चाहिए यह क्वेश्चन सा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। 2026 के पेपर में पक्का यह क्वेश्चन छप जाएगा, जरूर इसे याद रखिए VVI लिखकर। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। 9 का राइट आंसर ए होगा, पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। और भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितना प्रतिशत किया गया है, तो कितना प्रतिशत किया गया है, तो 50% किया गया है। कितना प्रतिशत, तो 50% किया गया है। महिलाओं की भागीदारी है कहाँ, तो पंचायती राज व्यवस्था में। कहाँ है, तो पंचायती राज व्यवस्था में। और कितना प्रतिशत, तो 50%। यह क्वेश्चन पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। और पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से हुआ। कहाँ से हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुरुआत हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। 2026 के पेपर में पक्का पूछेगा, जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन VVI है। क्या है, तो VVI है, और यही सभी क्वेश्चन रिपीट करता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थी को पता चल पाएगा। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास कर रहा है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 जैसे हम पढ़ा रहे हैं, वैसे सभी विद्यार्थी लाइनिंग बाय लाइनिंग पढ़ रहा है प्रीवियस ईयर PYQ। तो उन सभी विद्यार्थी को पता होगा कि यह प्रश्न सभी कितना बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो उन सभी विद्यार्थियों को जरूर पता होगा, यह हमारा गारंटी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि राजनीतिक दलों का न्यूज़ सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन से पढ़ा। कहाँ से पढ़ा, तो ब्रिटेन से पढ़ा। राइट आंसर ए होगा 10 का, ब्रिटेन से पढ़ा। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से पढ़ा। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया, तो वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था, तो सबसे पहले यही ब्रिटेन में मिला था। और वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार सभी महिलाओं एवं पुरुषों यानी फीमेल और मेल दोनों का अधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। कब, तो 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जो कि इंग्लैंड में। कहाँ, तो इंग्लैंड में। और सबसे पहले कब, तो सबसे पहले प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में। और आपसे क्वेश्चन एक पूछता है कि इंग्लैंड में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में एक दलीय व्यवस्था है। किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो इंग्लैंड में एक दलीय व्यवस्था है। यह क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का गठन किया गया है, तो एक दलीय। और भारत में बहुदलीय किया गया है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। भारत में बहुत सारे दल होते हैं, एक BJP, एक RJD, मतलब कौन कौन सा पार्टी होते हैं आप लोग समझ सकते हैं। जो होता है आप लोग समझ सकते हैं, यानी भारत में बहुत सारे दल होते हैं। तो आप लोग को समझ में आया यह क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न सभी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, तो यहाँ से स्टार्ट होता है 2017 में पूछे गए प्रश्न। कौन सा, तो 2017 में जो भी क्वेश्चन आया था वह क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 2016 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए अच्छे तरीके से, जो कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा कर बता दिए। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 2017 में पूछे गए प्रश्न। और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थंबनेल में लिख दिए थे 2016 से लेकर
2017 तक। तो मतलब 2 ईयर का क्वेश्चन एक ही क्लास में होगा। 2 ईयर का यानी 2 साल जो क्वेश्चन पूछा गया है वह एक ही क्लास में हम कर लेते हैं आप सभी विद्यार्थी के, जो कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत यानी कृषक दास प्रथा को समाप्त कब किया गया था, तो 1861 ईस्वी में किया गया था। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछ लेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में, यह क्वेश्चन पूछेगा। जरूर इसे याद रखिएगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। तो साथ में आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, यानी 1 से कब तक, तो 1 से 10 तक, क्या, तो 1 से कक्षा 1 से 10वीं तक। कब, तो कक्षा प्राथमिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक की स्थापना लंदन में कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पहले पूछेगा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। और कब हुआ था, तो यह 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में हुआ था। 2 का राइट आंसर डी होगा, 1870 ईस्वी में हुआ था। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में, और कंपटीशन में भी यह क्वेश्चन पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद में विरोधी नहीं थे, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी जो थे वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो मार्टिन लूथर किंग ये भी थे रंग भेद के विरोधी। महात्मा गांधी तो बिल्कुल थे रंग भेद के विरोधी। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस ये भी थे, क्या थे, तो रंग भेद के विरोधी। यह तीनों के तीनों थे, परंतु जेड गुड्डी नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, जेड गुड्डी। 3 का राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जेड गुड्डी व्यक्ति ऐसे थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। 2026 के पेपर में पक्का आएगा, यह क्वेश्चन लिखकर आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिए कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 4 का राइट आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने। आप लोग जैसे जयप्रकाश नारायण को जेपी नड्डा भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लोकनायक के भी नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है, तो लोकनायक के भी नाम से जयप्रकाश नारायण का जाना जाता है। और बिहार में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, तो बिहार में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, तो बिहार में छात्र आंदोलन का भी नेता जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, तो बिहार में छात्र आंदोलन के भी नेता जयप्रकाश नारायण थे। लोक नायक के व्यक्ति के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया। और जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति कब किया, तो 1974 ईस्वी में किया था। कब किया गया था, तो 1974 ईस्वी में किया। छात्र आंदोलन भी 1974 ईस्वी में किया। किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन। तो इतना क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण से आप सभी विद्यार्थी अगर याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो 100% बन पाएगा। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और 2026 के पेपर में पक्का इससे क्वेश्चन आएगा। 2 से 1 क्वेश्चन पक्का देखने को आपको मिलेगा 2026 के पेपर में। तो आप सभी विद्यार्थी इतना क्वेश्चन याद रखिए, जो हम अभी रिवाइज करवाए हैं उसी में से सभी क्वेश्चन आ जाएगा, कन्फर्म है, इसी में से आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और पक्का यह क्वेश्चन रहेगा, पूछ देगा आपसे प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। 2026 के पेपर में पक्का रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। 5 का राइट आंसर सी होगा, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि
कृषि से संबंधित जितना खेती किसानी सभी आ जाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो कृषि से संबंधित हो यानी काम से, वह किससे आता है तो प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं। और सेवा क्षेत्र को क्या बोला जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान है। किसका, तो सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान है। यह क्वेश्चन सा आया था आपके एग्जाम में। और सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है, तो बैंकिंग है। क्या है, तो बैंकिंग है महत्वपूर्ण इसका उदाहरण। आप लोग इतना समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 6 का राइट आंसर ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग आरबीआई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जो कि मुंबई में। भारत का केंद्रीय कौन बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। कौन है, तो एसबीआई, जिसे आप लोग कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भारत का सबसे कौन सा, तो भारत का सबसे मतलब बड़ा बैंक है। और क्या है, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था 1905 ईस्वी में। कब, तो 1905 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार कौन सा बैंक का है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि बाढ़ क्या है। तो जस्ट हम आपको वीडियो को शुरुआतिये में बता दिए थे कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप, क्या सुनामी, यह सभी क्या है, तो यह सभी के सभी प्राकृतिक आपदा होते हैं। 7 का राइट आंसर ये होगा, प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि जो प्राकृतिक के द्वारा आता है उसे प्राकृतिक आपदा के कहते हैं। क्या बाढ़ मानव लाता है, बाढ़ मानव के कारण आता है, नहीं, बाढ़ प्राकृतिक के द्वारा आता है, अपने मने आता है। तो यह क्या हो गया, तो यह प्राकृतिक आपदा हो गया। बादल का फटना किस प्रकार की आपदा है, क्वेश्चन पूछ देगा तो आप क्या बताइएगा, तो बादल का भी फटना प्राकृतिक की आपदा है, क्योंकि बादल भी फटेगा तो प्राकृतिक के द्वारा ही। और भूस्खलन क्या होता है, तो पहाड़ों से क्या होता है, तो पहाड़ियाँ जब ढह कर गिरने लगते हैं उसे भूस्खलन कहलाता है। तो भूस्खलन भी हमारा क्या है, तो प्राकृतिक आपदा है। तो यह सभी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सुनामी क्या है, तो सुनामी क्या है, तो सुनामी भी हमारा प्राकृतिक आपदा है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन आया है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, यानी जापान का शब्द है सुनामी। तो आप लोग इसे जरूरी याद रखिएगा। और भूकंप के माप किसके द्वारा होता है, तो भूकंप की माप सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और भूकंप कितना हुआ है किसके द्वारा पता चलता है, तो भूकंप कितना हुआ है किसके द्वारा पता चलता है, तो रिएक्टर स्केल के द्वारा पता चलता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप क्या है, तो भूकंप भी हमारा प्राकृतिक आपदा ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के सबसे अधिक हानि किसका होती है। यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है लिखने के लिए कि बाढ़ से सबसे अधिक किसका हानि होती है, लिखे। तो बाढ़ से अधिक सबसे ज़्यादा किसका हानि होती है, तो फसलों की सबसे ज़्यादा हानि होती है, भवनों की सबसे ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि भवन क्या होते हैं, तो भवन गिर जाते हैं। यानी बाढ़ जब आता है तो भवन गिर जाता है, ढह जाता है, बह जाता है नदियों को जोड़े। इसीलिए यह अभी क्या हुआ, तो हमारा क्या हुआ, तो बाढ़ यानी प्राकृतिक आपदा एक प्रकार का हुआ। और पशु पक्षी, जितने भी पशु पक्षी होते हैं, बिल में भी जानवर होते हैं, वो भी मर जाते हैं। यानी सभी जगहों पर पानी चल जाता है, जिसके कारण अनेक प्रकार के वनस्पतियों, जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है बाढ़ के दौरान। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी सही है। क्या है, तो इनमें से सभी सही है। तो हमारा राइट आंसर डी वाला होगा, इनमें से सभी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाढ़ से सबसे अधिक किसकी हानि होती है, तो फसलों को भी, भवनों को भी, पशुओं को भी, इनमें से सभी। राइट आंसर डी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर यह विद्यार्थी
आज का क्लास कर लिया तो इन प्रश्नों में से लगभग बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के पेपर में छप जाएगा हूबहू, गारंटी के साथ बोल रहे हैं 100%, क्योंकि इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न पूछे आएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। तो जाकर इसे ज़रूर कर लीजिए। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी विद्यार्थी के जानकारी के लिए एक बड़ी बात यह है कि 2018 में जो पूछा गया था प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और 2018 से क्या हुआ था कि आपका 40 प्रश्न पूछने लगा। कितना प्रश्न? तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगा 2018 के पेपर में। तो 2018 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगा। कितना करने लगा? तो ज़्यादा पूछने लगा, यानी बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगा। तो आप सभी विद्यार्थी को हम बता दिए, तो जो अब हम इसको कराएंगे 2018 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है 2018 में। और 2011 से लेकर 2024 तक जितना भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उस सभी से हार्ड, क्या उस सभी से हाई लेवल, उस सभी से हार्ड यानी हाई लेवल का क्वेश्चन 2018 के पेपर में ही आया था। किस पेपर में? तो 2018 के पेपर में ही आया था। किस पेपर में? तो 2018 का पेपर में। ध्यान रखिएगा। तो 2018 वाला बहुत हार्ड है, तो इसे हम भी अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि 2000 क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है वो हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 वाला अधिकांश विद्यार्थी पढ़ने से डरते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओके भाई, आपके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। जो एक क्लासेस का विद्यार्थी है उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। हम अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को तोड़ कर पढ़ा देंगे आराम से। तो ओके भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और एक क्लास के साथ जुड़ाइए। तो ओके, धन्यवाद।